साइड में प्रोटीन साइड सेल concentration of CO2 is more, so it moves out. moves out का मतलब है कि diffuses out की osmosis से out होगा। बताते ही नहीं, गैसेस की भी osmosis करा दोगे, so diffuses out from cell, बाहर चली गई कोई भी चीज, ठीक है कि नहीं? डिफ्यूज आउट क्योंकि अंदर CO2 जाता है। आउटसाइड सेल क्या होता है? आउटसाइड सेल concentration of O2 is more, तो outside cell concentration of O2 is more, so देविका सेंटेंस पूरा करो। सुहाना, so it diffuses in, छोटी छोटी चीज में सोचती हो देविका, diffuses in, अच्छा आगे का पूरा करो। कोई बात नहीं, सुहाना आप बताइए। अभिषेक, वो सब हो गया, आगे क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। बोलो मयंक। CO2 बाहर से, करेक्ट। नाउ वाटर मूव्स, ठीक है, तो वाटर मूव्स थ्रू सेल, थ्रू ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जैसा होगा इन आउट दोनों तरफ जा सकता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 33 का फर्स्ट, देविका, which process in meristematic tissue converts it into permanent tissue? बताओ तनिष्का। करेक्ट, दैट इज, जैसा इन्होंने बताया है कि सेल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, एंड डिवीजन ऑफ लेबर, उनमें क्या होता है कि लेबर जो कार्य का बंटवारा हो जाता है, काम का बंटवारा, कि भाई तुम जाइलम में चले जाओ, तुम फ्लोर में, जब बड़े हो गए तो ठीक है, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम मोची बन जाओ, तुम साइकिल वाले बन जाओ, ऐसे कुछ बनाया जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर बन गया कि नहीं? कोई कुछ बन जाएगा, कोई प्लम्बर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि सब एक ही काम करने चले जाते हैं। तो एंड डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ आगे बोलिए देविका, बोलो। हाँ कन्वर्ट, सिंपल चीज में तुम नहीं बता रही हो, सिर्फ उतारने का काम करने आई हो क्या आज? हाँ 9th का अभी मिल रहा है, तो दैट इज कन्वर्ट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू, है कि नहीं? बोलते भी जाओ, सिर्फ लिखने का काम नहीं है। पढ़ने बैठे ना पहले तो दो तीन चीज पूछी, तीनों तुमने नहीं बताई, तो सिंपल सेंटेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किससे बदलेगा? परमानेंट टिश्यू। चलो दो लोग आए थे, तो कितने का नुकसान हो गया मेरा। चलो आगे देखो, सेकेंड, which feature of meristematic tissue help aquatic plants to maintain buoyancy in
वाटर। बोलो देविका, आज तो तुम्हारा ही दिन है। करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा है कि दे हैव लार्ज एयर वैक्यूल्स या एयर कैविटी प्रेजेंट इन देम। उससे क्या होता है, ये पानी में जो जल कुंभी और सिंघाड़े के पेड़ होते हैं तो वो सब क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं ना। तो दैट इज लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट इन एरेनकाइमा। एरेनकाइमा किसका टाइप है देविका? कॉलन का बोलो। पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में बहुत सारी चीजें होती है, कॉलेनकाइमा का थोड़ी ना हो सकता है। तो, हाँ, तो क्लोरेनकाइमा भी होता है जिसमें क्लोरोफिल है। तो लिखो कॉलन एयर कैविटी। फिर से समझ लें कि जो टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू अस्मिता कितने तरीके के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब कुमकुम तुम नहीं बताना। हाँ अस्मिता, ये मेरिस्टेमेटिक किन तीन तरीके के हैं? हाँ। बोलो। ठीक है, तो इसके तीन टाइप हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ना उत्कर्ष, परमानेंट टिश्यू कौन से दो टाइप के हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन से दो टाइप के हैं? बहुत अच्छा नोएल, जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ कनिष्का, सिंपल कितने दो तरीके के हैं? बोलो। बताएं ये मिसगाइड करण को। बोलो तुम बेटा, तुम सही बता देते। करेक्ट। ये है तेज, वो मिसगाइड कर रहा था। सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। अच्छा, अब फिर से तुम ही से पूछेंगे क्योंकि तुमको आता है। प्रोटेक्टिव के दो टाइप बताओ। करेक्ट, वही वो भी बोल रही है। वो महंगे स्कूल में पढ़ के बोले, तुम सस्ते में। तो वही चीज वो बोल चुकी, उसी चीज को इक्विवोकेट नहीं करना है। जब कोई बोल चुका विद्यार्थी तो दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है, वो लॉरेट है, तुम लेमन हो। वो खिलाड़ी है, तुम अनाड़ी हो। एपिडर्मिस। और दूसरा क्या बताते बेटा? करेक्ट। देखो बार्क, बार्क भी होता है कि नहीं? पेड़ के आउटर में जो चिप आउट होता रहता है, क्या वो भी पेड़ को प्रोटेक्ट नहीं करता? वो सब स्लेरेनकाइमा है। और एपिडर्मिस क्या है? आउटर में मोस्ट लेयर। तो वो किस में आएगी भाई? ये तो तुमने बता दिया सर, ये स्लेरेनकाइमा है, ये डेड है। और ये पैरेनकाइमा का ही पार्ट होगा। ठीक है, कहीं कहीं के एपिडर्मिस पैरेनकाइमा ही है। अब देखो ये, और जबकि सपोर्टिव का क्या तीन बताया अरविंद ने? कॉलेनकाइमा और लेनकाइमा। इसका ल्यूमेन किसका बना होता है? लिग्निफाइड। ये डिपॉजिट ऑफ सेलुलोज। इसके दो प्रकार बताइए। एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। तो जिसमें क्लोरोफिल है, जिसमें फोटोसिंथेसिस है, और एरेनकाइमा की हम बात करें तो ये हम यहाँ पे हैं। तो हम कहेंगे कि एयर कैविटी प्रेजेंट इन, बोलो। हाँ, तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विच फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स? तो एयर कैविटी प्रेजेंट। तो एयर कैविटी तब भी रहेगी जो इंटरसेलुलर स्पेस है। प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, क्रिएट्स ए बुयांसी इन देम। अपर फोर्स क्रिएट करेगी, लिखो क्रिएट्स एन अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स।
plants, so they float in water. किन प्लांट्स में एयर कैविटी नहीं होती है? करेक्ट। नहीं। बता दिया उन्होंने कि प्लांट्स तो पानी में तैरते ही हैं सर। टैलेंट है, ऑटोमेटिक टैलेंट है। देखो, लेकिन इनमें एयर कैविटी ज्यादा होती है, इसीलिए एयर कैविटी नहीं। तो अब जरा देखिए, why epidermis of plant living in dry habitat is thicker? So मयंक, जैसे यहाँ पर तुम देख लो कैक्टस है, इस तरह के प्लांट्स होते हैं, पैडी है, बड़ी थिक एपिडर्मिस है, वो ऐसा क्यों है? दैट इज, और उसके लीव्स किस में कन्वर्ट हो गई हैं? स्पाइन। तो वो कांटों में, तो लीव्स आर ट्रांसफॉर्म, और जो उसकी स्टेम है वो पैडी हो गई, वो स्टेम है। तो हम कह सकते हैं देयर एपिडर्मिस इज थिक टू प्रिवेंट लॉस ऑफ स्टोमेटा, ये वाटर। इवन देयर स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट। वो पानी कभी कलेक्ट करते हैं और एनर्जी भी कभी कलेक्ट करते हैं। खाना कहीं हम रात में बनाएंगे, अभी नहीं बना। तो ये जितने जीरोफाइट्स हैं, ये जो पौधे होते हैं ना यहाँ के, बबूल, कीकर, नागफनी, ये जीरोफाइट्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ एरिड सॉइल होती है, बलुई मिट्टी, वहाँ पाए जाते हैं। और ये दिन में सनलाइट ले लेंगे और रात में खाना बनाएंगे। ये दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, नहीं तो फिर वाटर लॉस हो जाएगा। फिर वो दिन वाली सनलाइट को क्या करता है? क्या? जो सोलर एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर रात प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के, जो कि हम 10th में पढ़ लेंगे। तो वो अलग अलग फुटकर में प्रोसेस है। तो ये क्या वो बताइए? दैट इज, पूछा जा रहा है why it is thicker, so epidermis of xerophytes लिखना। that is xerophytes का मतलब क्या समझते हो? डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है ना? डेजर्ट प्लांट्स is thicker to prevent water loss from it. Its system is converted into paddy portion and the leaves are converted into spines. क्यूटिन में तो क्यूटिन किसमें बताओ? डेजर्ट प्लांट्स में। अभी मैं देख लेता हूँ, मुझे क्यूटिन का पता नहीं क्या चीज है। क्यूटिन क्या करेगा? दिखाओ जरा, देखें क्या करेगा ये क्यूटिन। ठीक है, दिखाओ कहाँ लिखा है। एपिडर्मिस इज थिक वैक्सी लेयर। अच्छा, क्यूटिकल लेयर है ना, वैक्सी, ठीक है। कैन वी थिंक ऑफ ए रीजन फॉर इट? वैक्सी क्यूटिकल होती है या क्यूटिन लेयर होती है। तो सभी प्लांट्स में, जिसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा कमल दल में पानी गिरे तो फिसल जाता है। पानी जो भी पानी के प्लांट्स हैं उनमें पानी गिराओ तो पानी रुकता नहीं है। अगर पानी उसको वो एब्जॉर्ब कर ले तो फिर वो सड़ ना जाए, तो वो वाटर रिपेलेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? वाटर, उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, उसे बुक में लिखा हुआ है वैक्सी लेयर इज क्यूटिन। ऐसा ही इनमें भी वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिन। क्यूटिन वैक्सी लेयर है, और इसलिए भी होती है कि सब लोगों को खाना पीना चाहिए, सब खाने की ताक में है, सब यहाँ पर रेप्टाइल घूम रहे हैं रेगिस्तान में, जैसलमेर में। तो वो जो उनको खाएगा ना कैक्टस को, तो उस वैक्स को खा के मारा जाएगा। तो प्लांट्स अपनी जान बचाने के लिए अपने ऊपर वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं। खा के दिखाओ, समझ आया? तो अगर कैक्टस का प्लांट है, उसमें कभी भी तुम्हें इंसेक्टिसाइड डालना ही नहीं है, उसके ऊपर अपनी लेयर, अपनी चमक है। अब देखो, नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग
लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम को क्या कहा जाएगा? Xylem parent. सो फोर्थ क्वेश्चन, जाइलम वाई जाइलम टिश्यू के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स डेड होते हैं? करेक्ट। जैसा कि सुहाना ने बताया कि इसको इट हैज टू डू द वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑफ राइजिंग ऑफ वाटर। तो बोलो ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल वर्क कौन कर पाएगा? जिसकी सब चीजें डेड हो। जो काम नारियल का जूट कर पाएगा वो आम कर पाएगा? आम किसी के सर पे मारो तो पिलपिला जाएगा, और नारियल मार दो तो फूट जाएगा। तो किसने अच्छा काम किया? स्लेरन काइमा ने कि पेरेंट काइमा ने? स्लेरन काइमा। स्लेरन काइमा होता है ना जूट। तो उसी तरीके से इसकी सब चीजें डेड है, न्यूक्लियस ही नहीं है, जिससे इन्हें टफ काम करना, पानी से आना। उसमें भी वैक्यूम जनरेटेड है। बोलो इतना काम वैक्यूम में तो हालत खराब हो जाती है। तो वैक्यूम, अंडर वैक्यूम दे हैव टू राइज द वाटर, है ना। तो इस तरीके से दे हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। सो मोस्ट ऑफ इट्स जो भी सेल्स आर डेड। पेरेंट काइमा ही सिर्फ इनके पीछे पीछे फिरता रहता है कि रोटी खा लो। भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाए, और तिनके पीछे हरी फिरे कहीं भूखे न रह जाए। तो उसी तरीके से पेरेंट काइमा पीछे पीछे फिर रहा, लो रोटी तो खा लो, पानी बात पहुंचा देना। जैसे माँ नहीं रोटी देती रहती, तो वैसे ही वो इन तीनों की रक्षा करता है। ट्रैकिड की भी देखभाल करेगा, जाइलम वेसल की भी देखभाल करेगा, जाइलम फाइबर की कौन करेगा देखभाल? बताती नहीं, इतना सब 10 मिनट से बोल सुनती हैं बस, ये देख रही कि क्या फेल हो रहा है। रिस्पॉन्ड करती है तो संवाद बढ़ता है, बताया करो। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रह जाएगा। अगला देखो, नाउ डेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, देविका, फ्लोएम फाइबर। सो फ्लोएम फाइबर इज डेड एलिमेंट ऑफ ये फ्लोएम। फ्लोएम को इतना काम नहीं करना है, इसलिए सब उसमें लाइव है। Which type of conducting tissue conduct water and minerals vertically? ठीक है, टिश्यू की बात कही, पूरी टिश्यू है। टिश्यू के अंदर उसके ये सब है ना, जाइलम फाइबर, ये सब उसके कंपोनेंट है। जाइलम टिश्यू ही है, ये सब काम करता है पानी पहुंचाने के। बाकी तो ये कंपोनेंट है, ये जो पेरेन्काइमा है सब नहीं। सेक्शन डी देखिए, स्टील नीडल सिंक्स इन विच टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू वाटर, ये तो हो गया। सेक्शन डी देखो, ये फिर से आ गया क्या क्वेश्चन? यस सर, सिंक्स इन वाटर, बट ये स्टील आ रही नहीं है। एक ही बात है, एक्सप्लेन हो तो ये कर लेना 34 का प्रश्न। सेकंड एक ही कैसा पेपर बना दिया। अब देखो, व्हाई डू यू प्रिफर ए ब्रॉड एंड थिक हैंडल ऑफ योर सूटकेस? ये बताओ जरा तुमको, ब्रॉड, तुम जो सूटकेस का हैंडल है तो वो तार का क्यों नहीं बना लेते हो? लोहे के तार का बना के चलो, क्यों मोटा हैंडल चाहिए बोलो? हाँ स्मिता, दिशिता, कोई बात नहीं। दिव्या, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। so pressure is inversely proportional to area, so more area, ठीक है, of grip reduces pressure in hand या fingers, so we prefer, इसलिए हम क्या प्रिफर करते हैं? ब्रॉडर हैंडल, ज्यादा बड़ा हैंडल हो, ब्रॉडर हैंडल। 35 देखिए इसी का, और फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ 49 मीटर हाई ए मैन ड्रॉप्स ए स्टोन, 1 second later he throws another stone, both hit the ground at the same time,
फाइंड आउट द स्पीड विद व्हिच ही थ्रू द सेकंड स्टोन। पहले वाले को ड्रॉप किया, दूसरे वाले को फेंका, और दोनों एक साथ जब वो गिरा इसने ऐसा फेंका कि उसी को गिरते ही समय जमीन में दोनों ने हिट किया। पहले को छोड़ दिया और दूसरे को फेंक दिया, तो उस और दोनों एक ही साथ गिरे। तो कितने की ये क्लिफ है, क्लिफ कितने की है? तो 49 मीटर। अच्छा, जो 49 मीटर से यहां से स्टोन ड्रॉप हुआ, इसको स्टोन ए ले लो, और दूसरे को क्या फेंका गया, तो उसकी स्पीड होगी कुछ, इसकी तो 0 मीटर पर सेकंड है ना, ये तो ड्रॉप हुआ है ना, लेकिन दोनों ही एक साथ गिरे और दोनों एक साथ टकराए। तो अब ये देखो, जो पहला वाला स्टोन 49 मीटर अगर गिरेगा तो कितना समय लेगा, तो बताइए फॉर स्टोन ए के लिए जो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का, इसका सबकी वैल्यू डालो। 49 हाँ 0 हाँ T 9.8 9.8 प्लस की माइनस, प्लस वेरी गुड, और टी स्क्वायर, तो ये इससे कट किया तो 4.9 हुआ, तो 49 इज इक्वल टू क्या लिखे, 4.9 टी स्क्वायर, तो ये नीचे आ गया, दैट इज 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सीजना क्या आएगा बताओ आंसर, टी स्क्वायर की वैल्यू, रुक जाना कुछ तो ये भी बताएं, चलो कोई बात नहीं। हाँ वेरी गुड, तो 10 यहां से आ गया, तो 10 टी स्क्वायर आ गया कि नहीं, टी स्क्वायर कितना आ गया 10। अब जरा देखो, हमारे पास इतना तो पता चल गया कि ये टी की वैल्यू √10 है, टी कितनी आ गया √10, अगर हम इसकी वैल्यू ले तो √10 सेकंड है। अब दूसरे स्टोन का अगर u है तो यहां क्या होगा, v होगा। तो हम ये देख लें S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यही फार्मूला फिर लगाओ, V से हमें क्या लेना देना नहीं, हम U निकाल लें, तो फिर से फॉर B स्टोन एक सेकंड बाद हो गया, बोलिए, तो S इज इक्वल टू UT और प्लस हाफ AT स्क्वायर, उत्तर जरा वैल्यू तो डालिए, 49 U टाइम भी नहीं पता ना, 10 प्लस हाफ 9.8 10 इनटू 10, इतनी बात हो गई। अच्छा अब देखो इससे कितना आया, 4.9 और उससे मल्टीप्लाई करो, 49 तो उसको फेंका गया, टाइम तो +1 हाँ? एक सेकंड बाद, तो ये वही ना प्लस ये बात सही नहीं है, तो 49 हो गया, और टाइम उसे कितना लगा, 1 सेकंड, इससे कम करो, इसको तो इतना टाइम लगा, तो दूसरे वाले को √10 -1 लगा होगा, तो इसमें रूट वाला केस आ रहा है। हाँ, तो इसको गिरने में कितना टाइम लग रहा है, √10, तो दूसरे वाले को कितना लगेगा, √10 -1 लगेगा ना। चलो, तो ऐसी वैल्यू इसमें क्यों दी है, 3.16 दे रहा है, ये गलत काम है, वो जल्दी इसको 3.16 देगा, हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा, मतलब 3.16 सेकंड में गिरा, इसको छोड़ने से गिरने तक का कितना समय लगा, अभी हम रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला जब छोड़ा गया तो 3.16 में 1 सेकंड कम करो ना, क्योंकि वो कब गिरा, इसको यहां से आने पर कितना समय लगा, 3.16 सेकंड, तो दूसरे वाले को कितना समय मिला होगा गिरने में, अगर उसे 1 सेकंड बाद फेंका जाए, तो 2.16 ही समय तो लिया उसने, कम में, क्योंकि 1 सेकंड रुको तब तक वो गिर रहा है, हाँ फिर फेंको, दोनों एक साथ ही गिरे, लेकिन तुमने उसे रुक के, अभी नहीं फेंकेंगे, अभी 1 सेकंड हो जाने तो फिर फेंकेंगे, तो तुमने बाद में उसे फेंका, तो दूसरे को तुमने कितना समय दिया गिरने के लिए, 2.16 ना, तो पहले इसका रूट निकालो, और कोई रास्ता नहीं, यही क्वेश्चन है। तो क्या किया जाए बताओ, √10 10 का कैसे करोगे, 3 3 9,
तो 1 डेसिमल लगाओ, 6 है तो 1 डेसिमल पे 2 जीरो, तो बोलो 1 लिखा, तो 61, तो 61 त्रिशु बोलो कितना बचेगा? 39. अरे तुम ही त्रिशु हो जाते हो, कभी तुम कुमकुम हो जाते हो, हर चीज तुम हो आजकल। सो दैट इज 39, सही है। तो अब डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाए, तो यहाँ 1, दैट इज 62। अब यहाँ क्या लिखे दिव्या? बोलो सुहाना। 6, सो 6 ले लो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, तो ये 5 हो गया, 6 6 जा 36 और 37 यहीं छोड़ दो, 3.16 हो गया। तो दैट इज इक्वल्स टू 3.16 सेकंड। तो जो दूसरा वाला स्टोन है उसको कितना समय मिला? as it is released 1 second later, so dropping time या falling time इसका कितना हुआ? It is equals to 3.16 minus 1, तो 2.16 सेकंड हुआ। तो हम इसका क्या वैल्यू डालें? गिरना तो इसको उतना ही है, लेकिन u तो नहीं पता। 2.16 प्लस हाफ 9.8 इंटू 2. इसको कुछ इसमें भी नहीं कर सकते, 2.16 का स्क्वायर करना है। चलो तो क्या क्या किया जा सकता है? 2.16 u और प्लस 4.9, 2.16 को जरा करो कुछ, फिर उसमें 4.9 कभी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना फिर 4 स्क्वायर निकालेंगे। कितना है? 4. हाँ 4.965, अब इसमें जरा मल्टीप्लाई करो 4.9 का। एक तो बताया उन्होंने 4.1696 बोला था और 4.9 यही बोला था ना। 9656 फिर आगे में क्या है बोलो? सर वो वही पॉइंट में ही, मतलब 4.9 इंटू 466.56, अच्छा 4 आ जाएगा ना, तो 4.66 496 की जगह 66 हो ये 66 है। हाँ, और वहाँ 56 है उसके आगे। चलो 4.66 भाई देख लो, ये बता रहे हैं ये। अब आगे बताओ, मेरे ऊपर चलता है। मल्टीप्लाई करो, ये बताया कितना आया दिव्या? तुम्हारा कितना आया? सर मेरा तो 4.6596 अलग अलग आपका 4.6656 यही है। अब मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आई है।
22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 22.86 ही लिखा है। दैट इज 49 माइनस 22.86 इज इक्वल टू 2.16 u। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये 23 है, सो दैट इज 26.14 और डिवाइडेड बाई 2.16, ये चीज आ गया, 16.1। सही है। अब 2 डिजिट पहले इधर भी डेसिमल है, 2 डिजिट पहले इधर भी है, राइट से देखा जाता है तो वो हट गया। अब 216 से डिवाइड करो 2614 में, तो क्या 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा 5, और 5 में से गया 4, 4 5 4, इसका डबल करो तो दैट इज 16 दूनी 32, दैट इज 432। तो कितना बचा, 12 बचा। अब इसके बाद डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाओ, अब जाएगा 5 टाइम्स तो चला ही जाएगा, सो दैट इज 5। कितना आ गया, तो फिर कितना आया, दैट इज 120 आया। डेसिमल लगाई हुआ है, 0 बढ़ाओ तो क्या 5 एक और आ जाएगा, 1080। तो इससे पता चलता है ये 50 से ज़्यादा है, तो ये इन्होंने 12.1 लिख दिया, इस 5 ने इसको बदल दिया, 6 और फिर इसको बदल दिया, तो अप्रोक्सीमेटेड करके 12.1 कहाँ है, ठीक है। तो इट इज, दिस इम्प्लाइज यू कितना है, 12.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे फेंक दिया गया, तो वो भी उधर से हो जाएगा। 49 मीटर में कितनी मंजिल होती है, बहुत सारी। बता, बहुत सारी क्या होता है, मैथ्स के स्टूडेंट हो कि रिक्शे वाले हो, कितनी मंजिल, एक मंजिल मान लो 16 मंजिल होती है, क्योंकि 3 मीटर की एक मंजिल होती है, 3 मीटर 10 फीट होता है, 10 फीट होती है एग्जैक्ट, ठीक है। तो 16 मीटर की मंजिल है। अब जरा देखो भाई, 3 मीटर की एक लोग है ना, आगे देखिए। नाउ ड्रॉ ए प्लांट सेल एंड लेबल द पार्ट्स व्हिच डिटरमाइन द फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सेल। कौन सी चीज है which determines the function and development of cell? करेक्ट। जैसे ही इन्होंने कहा न्यूक्लियस, ऊपर भाई पढ़ाते हैं बच्चों को 35। सो फर्स्ट है न्यूक्लियस, सबको कमांड करता है, फंक्शन एंड पार्ट्स की किसकी क्या जिम्मेदारी, कौन देखता है, न्यूक्लियस। Which packages material coming from endoplasmic reticulum? तो तुमको यहाँ पर बताना है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल एक बना लेना, और प्लांट सेल में ऐसे नाउ प्लांट सेल में हमने सेल वॉल भी बना दी है, और इसमें न्यूक्लियस साइड वाइज लोकेटेड है। वैक्यूल को क्या कर लो, लार्ज, और फिर इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रफ भी हो जाएगा, स्मूथ भी हो जाएगा, और इसमें किसी किसी में वाइट येलो कलर के दाने लगा देना, तो वो RER हो जाएगा। और फिर यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटर्स को उल्टा मुंह करके दिखा देना है कि उसका झगड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो अपना अलग काम करेगा। ये कैमिलो गोल्गी ने पता लगाया था। तो इस तरीके से गोल्जी ऑपरेटर्स पैकेजेस, डिस्पैचेस, ठीक है, ये एक तरीके का ई कार्ड सिस्टम है। लॉजिस्टिक सेक्शन, उपस्कर अनुभाग ऑफ द सेल, कोशिका का उपस्कर अनुभाग कहा जाता है। जैसे सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, स्टोर्स पैकेजेस एंड डिस्पैचेस टू रेस्पेक्टिव ऑर्गन। मॉडिफाई भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, और साथ में लाइसोसोम के बनाने में भी इसका होता है। बोलो क्या कह रहे, क्या करता है, सॉर्टिंग करता है। ऐसा बुक में तो नहीं लिखा है, बहुत सारे मेथड होते हैं। अच्छा सॉर्टिंग भी करता है, ठीक है, सब लिख सकते हो। तो देखो गोल्जी
apparatus. नेक्स्ट देखिए, थर्ड में क्या है? Which provides resistance to microbes to withstand, that is hypotonic external media without bursting. So ऐसा रेजिस्टेंस करता, किसी को आने नहीं देता है। एंड withstand hypotonic external media without bursting. बाहर तो पानी होगा, प्लांट के बाहर क्या होगा? ये वाटर है, तो बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और ये अगर मान लो क्या चीज है, तुमने 2 मग पानी डाल दिया, तुमने तो तुम्हारी मम्मी आई, उन्होंने कहा प्लांट बहुत अच्छा है, प्यारा है, और 2 डालो। फिर पापा है, 2 और डाल दिए, तो सब 2-2 मग डालते चले जाना है। अब बाहर से पानी तो वो अंदर लेता जाएगा ऑस्मोसिस से, तो फट जाएगी सेल। किसने उसको फटने से रोका? किसने बोला नहीं अब नहीं फटना है, इसी के अंदर रहो, फटो मत? तो वो उसको सेल वाल ने रोका कि नहीं? which withstands the cell under hypotonic solution and prevents it from bursting. उसे किसने बस्ट होने से रोका? वरना तो सेल मेम्ब्रेन पानी लेती ही जाएगी। तो इसलिए यहां पर देखें तो that is cell wall. अब क्या देखो, which is a site for many biochemical reactions necessary to sustain life. तो किस जगह पर site of biochemical reactions necessary, which is a site? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत सारे कुछ होता है, ऐसा बोल रहा है साइट ऑफ रिएक्शंस। वैसे तो और कुछ क्या कह रहा है? मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन नेसेसरी। सब अपने अपने काम करते हैं। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन का, साइटोप्लाज्म इन्होंने कॉमनली बोला है, वरना हर चीज है। देखो बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर अपना कर रहा है, एसईआर अपना कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट भी है इसमें, लाइसोसोम भी, सबका नाम लेना चाहिए। तो उसने कॉमनली साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का नाम लिया। साइटोप्लाज्म में काम होता है। और अगला क्वेश्चन पढ़ो, दैट इज ए फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियो प्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, ग्रास लुक्स ग्रीन, पपाया अपीयर्स येलो, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर इट? बताइए, बोलो बोलो। करेक्ट। यानी ये प्लास्टिड 2 तरीके के हैं। प्लास्टिड कौन कौन से? बोलो, ठीक ठीक बोलो। क्रोमो बोलो, और ल्यूकोप्लास्ट। एलोवेरा किसी ने खाया है कभी? चेहरे पे लगाया, उसके अंदर खोलो तो बिल्कुल जेल है, कुछ कलर नहीं है। कभी काट के देखा है एलोवेरा? तो एलोवेरा के अंदर कुछ नहीं है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट है, जिसका कोई कलर नहीं है। तो ये सैप ऑफ एलोवेरा। सर प्लास्टिक में 3 होते हैं, क्लोरो को भी तो करा जाता है मेंशन। अरे तो यही तो एलोवेरा है। अब ये देखो, इसमें ये सही कह रही है कि क्रोमोप्लास्ट के 12 पार्ट हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, बताया ना। फेइयोप्लास्ट, ज़ैंथोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। कौन बता रहे? बहुत अच्छे बता रहे हैं आप, बताइए ना। बहुत अच्छा, तो सब लिखो। क्लोरोप्लास्ट ये हो गया, हरे रंग का है, तो क्लोरोप्लास्ट। येलो कलर का है तो ज़ैंथो। बहुत अच्छा, देखो अरविंद भी जानते हैं, ये सब टॉपर हैं। और ये देखो रोडोप्लास्ट, लो वो बता दिए, ब्राउन भी होता है, फेइयोप्लास्ट, हर चीज तुम जानते हो। रोडो फेइयोप्लास्ट, लो दोनों बोल दिया। 12 लिखाओ सर, लेकिन अभी आगे क्लास में जाओ, 12 भी जाएंगे, 4 ही समझो, मेन यही है। तो अब ये कह रहे हैं कि पपाया लुक्स येलो,
जबकि लीव्स लुक्स ग्रीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल? द क्रोमोप्लास्ट ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स। इनमें ये डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं और इनमें जो नेक्टर है वो सुगंधित क्यों होता है? रेड कलर का क्रोमोप्लास्ट क्यों होते हैं? कोई पर्पज है कलर होने का? हम लोगों में तो कलर, हाँ पिगमेंट ये देखो, आप भी कुछ बताओ, उसको जानते हैं। ये बता रहे हैं कि ये लोकोमोट नहीं कर सकते प्लांट्स, तो इनके जो फ्लावर्स हैं उनमें वो नेक्टर भी देते हैं इंसेक्ट्स को कि आओ हमारे पॉलन को लो, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स को, और जाके किसी दूसरे स्टिग्मा में या उसके कार्पेल में रख आओ। हम इसके बदले हम चल फिर नहीं सकते, और देखो हम खड़े हैं, हमारे कैसे हमारा वंश कैसे बढ़ेगा? तुम शहद ले लो, तुम सुगंध ले लो, और सिर्फ तुम इसको ऐसे कर दो। तुम मेरी आम की गुठली का पूरा पल्प ले लो, लेकिन ऐसा करना गुठली कहीं फेंक देना, कम से कम मेरा वंश तो आगे बढ़ जाए। वरना क्या पर्पज है इतना सब वो गुठली के साथ पल्प दे रहा है मीठा मीठा? सिर्फ तुम फेंक दो, तुम्हारा कर्तव्य पूरा। ये नहीं कि आम खा लिया गुठली कबाड़ी को बेच रहे, वैसा मत करना किसी प्लांट के साथ। Now, so that is leaf. Leaves are green, and papaya is yellow. It is due to chromoplast. क्रोम एक ऐप होता है कि नहीं? क्रोम, गूगल क्रोम, क्रोमोप्लास्ट present in organelle plastids. सेल के अंदर ऐसे कौन से दो ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। हर चीज प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ना। अब देखो नाउ ये सब है विच सेल ऑर्गेनल, तो हमने लिखा दिया। 36 क्वेश्चन देख रहे हैं। 36 क्वेश्चन says to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water. Find its concentration at this temperature. What does it mean by solubility, Arvind? तो कितना मटेरियल डिसॉल्व हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। बोलो जो होता है बताओ, डेफिनेशन बताओ। सब लोग देख रहे हैं तुम्हारी तरफ पूरी क्लास। क्या चाहते हो ना देखें? टोटल अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a solvent at a particular temperature. temperature to make it a saturated. Amount of solution, amount of solute can be dissolved in a given amount of solvent at a given time. ऐसा कुछ वो बता दिया दिव्या ने। The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature is known as solubility of that substance. इसको मालूम है, जब चैप्टर पढ़ाया तो सब बता दिया था हमें, वो याद रख ली। मैक्सिमम सिर्फ अब तुम्हें इतना बताना है, solubility of NaCl is what? इतना बता दो तुम, बताओ। लो 36 ग्राम पर 100 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस। पूरा डिटेल बता। सर वो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में टू मेक इट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं आएगा। दैट कैन बी डिसॉल्व तो लिख दो, वो भी जोड़ दो, अच्छा ही है भाई। मैक्सिमम अमाउंट से ही तो सैचुरेट होता है, वही डेफिनेशन सैचुरेटेड की भी है। तो हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि हमें ये भी डेफिनेशन आती है, सैचुरेटेड भी लो, ये अशोभनीय माना जाता है। में सब डेफिनेशन डाल दो, हाँ यही सैचुरेटेड। तो इतना लिख दो, वो जो पूछा आप सॉल्युबिलिटी की तो बता ही रहे हो, क्यों सैचुरेटेड की भी बताओ। नहीं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड
in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। त्रिशु सेंटेंस पूरा करो। कल स्कूल से ही बताती नहीं। हाँ बोलो सुहाना। 25 नहीं, गिवन उस टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी होगी। तो फिर NaCl की सॉल्युबिलिटी बताओ। 36 ग्राम पर 100 ग्राम। देख लो कैसे यूनिट है। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन पढ़ो। ये तो हमने तुम्हें सॉल्युबिलिटी बता दी, अभी क्वेश्चन नहीं बताया। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मास इन एट मास परसेंटेज होता है। मास इन मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज होता है। तो बताओ कंसंट्रेशन, इट इज मास बाय मास परसेंटेज। हाँ कुमकुम बताइए फार्मूला। mass of solute upon mass of solution बस इतना ही। into 100. मास, बाय वॉल्यूम भी होता है क्या? हाँ मास बाय वॉल्यूम बाय 3 तरीके की होती है। कंसंट्रेशन 12 तरीके की होती है, लेकिन 9th के सिलेबस में 3 ही है। उसमें से सॉल्युबिलिटी भी है। मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अभी धीरे धीरे 10th में आओ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इतनी बात हो गई। अब सिर्फ देविका तुम्हें ऊपर नीचे वैल्यू पुट करनी है। देखो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। 36 अपॉन 136। कुम ठीक है कि नहीं? ठीक है, सही है, क्योंकि दोनों का जोड़ देंगे ना, 100 वो 36 और इनटू 100। तो फिर क्या हो जाएगा? 26.4. कितना कितना है? 26.4। 36 ये दोनों किससे कटेंगे? 4 से कट जाएंगे। ये 9 आया, अब 4 3 जा 12 और 4 6 और भी कटेगा। 9 चार। 4 और फिर 4 4 3 12 25 4 चौको ये 4 आया। तो फिर कितना होगा? फिर नहीं कटेगा ना। 900 अपॉन 34 से ये कट जाएगा तो 450 आ जाएगा भाई। 17 और कितना बताया कुमकुम? 6.4. 26.4% है, देख लो। और यहाँ चूंकि वेट बाई वेट है तो W बाई W लिखना, ये लिखा जाता है। ओके, नाउ calculate the mass of glucose and mass of water required to make 200 gram of 25% solution of glucose. तो मान लो कितना मास चाहिए। अगर हमें 25% सोल्यूशन बनाना है तो जरा देखें, लेट x ग्राम ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड इज नीडेड। तो बोलो मास बाय मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा? मास बाय मास परसेंट। मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ ग्लूकोज लिख दें अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब तुम्हें मैं सारे वैल्यू बताने बस। लेट x ग्राम ग्लूकोज इज एडेड। कितने में ऐड किया? इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसे लिखा 100 ग्राम ही दिया है ना कि 200 ग्राम? 200 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखें? भाई यहाँ बताओ ना। 25% is equal to mass of 25 25% is equal to x gram upon 200 x plus 200. सही, तुमने तो पूरी बात कर दी। यही अरविंद भी बोल रहे है ना, अरविंद ने पहले बता दिया।
सब चीजें उनको मालूम रहती है ना। तो ये 25 है, तो 25 ये है, तो जो चीज इनटू में होती है वो नीचे चली गई। तो x अपॉन 200 प्लस x, बोलो इसको कट करो 1/4 तो 1/4, 4 वहां चला जाएगा और 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो 4x। अब x को उधर ले लो तो क्या 3x आया, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 66.6। तो 66.6 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड इन 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन टू मेक 25% ऑफ सोल्यूशन। प्लस रिपीट करिए। 66.6 gram of glucose is added in 200 gram of solution. गलत। हाँ 66.6 gram of glucose is added into 100 gram of water. हाँ वाटर में ऐड करोगे ना, 200 ग्राम तो पानी है, वो मिल जाएगा तब वो सोल्यूशन बनेगा। सही है। तो 66 ग्राम 66.6 ग्राम ग्लूकोज is added to 200 gram water to make solution of needed concentration या required concentration या desired। तो ऐच्छिक सांद्रता का विलयन बनाने हेतु हमको इतने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता है। कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन इतनी बात हो गई ना। अब देखिए कल कहाँ तक के क्वेश्चन किए थे? 32 कर लिया था। एक और नहीं, अब नहीं होगा। नाउ 32 का आफ्टर और से करिए, इसमें 30 है, 33, 34, 35, 36। चलो अब कोई संडे टेस्ट नहीं होगा, डेली बेसिस पे जो रहे हैं वही कॉपी चेक होंगी, वही टेस्ट होगा। आपका सैंपल पेपर में काफी कराने हैं, बहुत सारे। SST वाले भी SST के करा देंगे। अमन ने शुरू करवाया था सैंपल पेपर, अमन आ ही नहीं रहा तब से। चलो